मनोज भाई, शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश एक बड़ी जमीन है, और उत्तर प्रदेश में चूंकि सीटें कम हो गई बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। अगर उत्तर प्रदेश में सीटें ठीक ठाक मिल जाती जैसी कल्पना कर रहे थे लोग, तो बैसाखी का सहारा लेना नहीं पड़ता। अब और आक्रामक हो गए हैं अखिलेश यादव, और आक्रामक हो गए हैं राहुल गांधी, और जाति गणना सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, और इसकी काट बीजेपी को शायद दिखाई नहीं पड़ रही। और बीजेपी के साथ जो नेता हैं वो भी जाति गणना को लेकर के अलग नोट पर है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, या और दूसरे नेता हो। क्या कहते हैं, कैसे बचेंगे? क्या बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान हाल में उत्तर प्रदेश में है, और इसकी क्या काट है? जाति गणना की क्या काट है? क्या हिंदू मुसलमान कर करके वो चुनाव जीत सकते हैं? और देखिए, आज एक खबर आई है अभी कुछ देर पहले ही कि आज मुख्यमंत्री कानपुर में थे, और वहाँ भी एक विधानसभा सीट है सीसामऊ, जहाँ पे उपचुनाव होने हैं, जहाँ के विधायक को जेल में डाल रखा है योगी सरकार ने। तो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कुछ सवाल भी आमंत्रित किए। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे ये पूछा कि हम अयोध्या क्यों हार गए। तो उन्होंने कहा कि कोई जवाब नहीं दिया उस पर, और कहा कि इसके बारे में बाद में बताएंगे। और फिर उस कार्यकर्ता को, जो बीजेपी के और दूसरे नेता थे मंच पे, उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, चुप हो जाइए। तो और उसके सवाल का जवाब न देकर ये कहा कि रामपुर हमने जीता है, देखिए वहाँ 60% मुस्लिम थे, इसके बावजूद बीजेपी जीत गई। और सीसामऊ में 60% हिंदू हैं, 40% मुस्लिम हैं, तो यहाँ क्यों हम लोग हार रहे हैं? इस पर ज़्यादा आप लोग सोचिए, और ये सीट जीतनी है। तो ये घटना बताती है कि ये लोकसभा चुनाव की जो हार की पीड़ा है, वो घाव है, जो जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, वो भरने के बजाय और मतलब हरा हुई होता जा रहा है। और उससे, उस सदमे से, उस आघात से पूरा बीजेपी अभी तक उत्तर प्रदेश में कम से कम उबर नहीं पाई है। तो यही और उसका सबसे बड़ा कारण ये देखिए कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए हुए 4 जून का रिजल्ट आ गया, जुलाई हो गई, पूरा जून चला गया, जुलाई हो गई, अगस्त भी ख़त्म हो रहा है, और हरियाणा और कश्मीर में चुनाव भी घोषित हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। और बीजेपी अभी तक अपने को उपचुनाव के लिए तैयार उसको लग रहा है कि अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, और इसी 10 सीटों के आसपास मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म तरीके से देखिए, तो लग रहा है कि केवल योगी आदित्यनाथ ही पूरे बीजेपी से, संगठन से और सरकार से ही उन्हीं के ऊपर बोझा है इस चुनाव को निकालने के लिए। बाकी किसी को चिंता नहीं दिख रही, वही सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और हाल के उनके भाषणों में देखिए, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से तीखा सांप्रदायिक भाषण वो लगातार दे रहे हैं। जो अभी उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर बांग्लादेश को लेकर लगातार, तो उनको लग रहा है कि इसी को आधार बनाकर हम फिर से शायद ये उपचुनाव में सीटें निकाल लें। लेकिन अब ये लोकसभा के चुनाव परिणाम ने भी बता दिया, और लगातार इस तरह के बयानबाजी के बाद भी जनता में अब इन सब मुद्दों को लेकर कोई मतलब चर्चा या इसको लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक और बात हुई है कि 2 दिन पहले, ये इसको भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि यूपी सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई है। और वो पॉलिसी क्या है? वो सीधे सीधे पॉलिसी ये है कि जो लोग सरकार की योजनाओं को अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर और इंस्टाग्राम पर सरकार के अच्छे कामों के बारे में मौलिक किस्म का कुछ करेंगे, रचना लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे, तो उनको 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक उनको विज्ञापन दिया जा सकता है। और बाद में ये भी है कि जो
आपत्तिजनक और देश विरोधी और ये सब करेंगे तो वो लोग जेल जाएंगे। तो सीधे सीधे आप एक देखिए कि एक तो सूचना विभाग का भी मैंने एक लेख में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग का जो बजट है वो पिछले 6-7 सालों में 5 गुना हो गया है, 4 से 5 गुना बढ़ गया है। अब वो करीब करीब 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो सूचना विभाग 1000 करोड़ रुपया खर्च करके विज्ञापन, और उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखेंगे कि विज्ञापनों की एक जो भरमार है वो उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश के बाहर में भी। तो इसके बावजूद महाराष्ट्र में भी प्रचार होता है आपके उत्तर प्रदेश का। हाँ, और इस डिजिटल मीडिया पॉलिसी में भी लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं यूपी के, और वो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, उन तक सही सही चीजें पहुंचानी है, इसलिए इस मीडिया पॉलिसी। लेकिन ये पॉलिसी क्या है, सीधे तौर पर ये है कि आप हमारी तारीफ करें तो हम आपको तोहफा देंगे, और आप हमारी आलोचना करेंगे तो आपत्तिजनक के नाम पर तो बहुत कुछ हो जा रहा है आजकल। आलोचना भी आपत्तिजनक हो गई है, सीधी सीधी जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपत्तिजनक हो सकती है। तो सरकार, यूपी सरकार को जो ये कहते हैं कि हम देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सबसे अधिक लोकप्रियता है, फिर एक मीडिया हाउस ने एक सर्वे किया है, वो कहा है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसी सर्वे का एक हिस्सा है कि सबसे ज़्यादा तेजी से लोकप्रियता में गिरावट भी उन्हीं मुख्यमंत्री की आई है जो पहले थे, अगर उसी को आधार मान लिया जाए। तो सरकार अपने काम का कोई भरोसा नहीं रह गया। जिस सरकार को अपने ही काम पर कोई भरोसा नहीं, जो ये दावा करती है कि सबसे अच्छा काम कर रही है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप सीधे सीधे इनकाउंटर की छूट दे रखे हैं पुलिस को, और क्राइम कंट्रोल के नाम पर इनकाउंटर की छूट दे रखे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा जैसा अभियान चला रहे हैं जिसमें पैर में गोली मार के लोगों को बर्बाद कर दिया जाता है, तुरंत न्याय कर रहे हैं, बुलडोजर से घर ढा दिया जाता है, जो पूरे न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को, जो संविधान और कानून ने जो आपको अधिकार दिए हैं उसको आप एक तरफ रख के अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन न क्राइम रुक पा रहा है, न सरकार जो आम लोग हैं उन तक वो राहत पहुंच पा रही है। तो अब एक ही सहारा फिर वही, और जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को यही आता है, वो चाहे वो चुनाव हो चाहे सामान्य दिन हो, उसको यही आता है कि लगातार समाज में विभाजन पैदा किया जाए। धर्म के आधार पर भी विभाजन पैदा करती है भाजपा सरकार, और इसके अलावा जातियों के नाम पर भी वो तरह तरह के विभाजन करती है। योजनाओं में कुछ खास जातियों को, लोगों को अपनी योजनाओं को ज़्यादा लाभ पहुंचाकर कोशिश करती है कि वो बेनिफिशियरी स्कीम का उनको लाभ देकर हम अपने पक्ष में कर सकें। फिर और ये इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन यही इसको मुझे लग रहा है कि यूपी में अभी भी बीजेपी का जो एक बड़ा आघात लगा था लोकसभा चुनाव में, उससे उसका पूरा आत्मविश्वास खत्म सा हो गया है, और सब डरे हुए लोग हैं कि चुनाव में भी जनता ना हरा दे, और वो हरा दे इस आशंका से इतना जो भय है, डर है, वो उनके भीतर इतना समाया हुआ है कि वो उनके भाषण में, उनके कार्यों में, सब चीज़ में झलक रहा है। अब यूपी सिपाही प्रवेश भर्ती की परीक्षा हो रही है, जो दोबारा जिसका पेपर लीक हो गया था, वो 5 चरणों में हो रही है। सभी स्कूल कॉलेज लगभग हर जिलों में जहाँ सेंटर्स हैं लगभग बंद है, मतलब 22 तारीख से ही लगातार बंद हो रहा है। 3 दिन उधर बंद रहा है, फिर 2 दिन बंद कर दिया गया। आप इतना नुकसान, आपके पास इतना आत्मविश्वास नहीं रह गया कि आप एक प्रवेश परीक्षा भी, एक भर्ती परीक्षा भी ठीक से करा सकें, उसके लिए सब कुछ रोक दिया जाना, पूरे शासन और प्रशासन को रोक कर केवल परीक्षा में लगा देना, ये भी एक, अब ये कह सकते हैं कि हमने करा लिया, इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक बात है, लेकिन ये होता है कि आप सब कुछ रोक के आप केवल एक भर्ती परीक्षा करा के और सफलता का अगर ढिढोरा पीटते हैं तो वो भी किसी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि आप सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दें, ट्रैफिक को ये करें वो करें, तब जाके आप 5 चरणों में मतलब परीक्षा करा के पूरे 10 दिन लगभग एक सारी चीज़ों को रोक कर करा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, और पूरा बीजेपी संगठन आप देख लीजिए, लगातार लोगों के बयान जो है, अभी भी विधायकों के और लोगों के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं, अपने ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि करप्शन बढ़ रहा है, वही उस विधायक कह रहा है कि सुरक्षा नहीं है। अब और विधायक
विधायक अब जैसे लगता है कि अपनी सरकार से अब दो दो हाथ भी करने को तैयार हैं। वो अफसरों को अब जगह जगह चेतावनी दे रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं डंडे से मारने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा कंट्रोल भी लगता है कि पार्टी संगठन का भी अब नहीं रह गया। खुद विधायकों को विश्वास नहीं रह गया कि 27 में अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम जीत भी पाएंगे। तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को जनता में अपनी अपनी छवि थोड़ी और बनाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा के लिए एक बड़ा संकट है, और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत खराब बात होगी कि सिर्फ उपचुनाव जीतने के लिए आप लगातार सांप्रदायिक भाषण दें, सांप्रदायिक निर्देश, दिशा निर्देश जारी करें और लगातार हिंदू मुसलमान करें। जो जो सबसे बड़ा मतलब जो सरकार का हेड है, मुखिया है, वही लगातार आपको ये कहे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बात हो रही है। लेकिन इस पर भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करके भी बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी। उसको ज़्यादा अपनी सही बातों, जो वो सवाल कार्यकर्ता का जो सवाल था कि आखिर क्यों हारे, उसका वो जवाब उनके पास आज भी नहीं है। तो किसी के पास कि आप हारे क्यों, तो उसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश करना है कि आम जो जनता है उसको कोई राहत नहीं मिल रही है आपकी नीतियों से, आपकी सरकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। अब देखिए ना, एक अभी एक महिला ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की, अब उसने एक अगदाह, हाँ, अग्निदाह करने की कोशिश की उनके निवास ये पे जाकर के, ऑफिस में और जाकर फिर वो उसकी मौत हो गई। उसमें एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने उकसाया था। लेकिन ये पहली सरकार है कि इसमें एक डेटा आया कि तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब 20 से 22 घटनाएं हो चुकी हैं जब से सरकार बनी है, कि चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो या विधानसभा हो। और यहाँ पे तो आत्महत्या, लोग इतनी हताशा में है न्याय न मिलने की कि वो जाके वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब तो आप किसी भी सरकार के लिए बहुत ही हताशाजनक हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी अभी भी वो सदमा इतना गहरा है, आघात इतना उसका तीव्र है कि वो उससे उभरती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि अपने अंतर्विरोधों में और आत्मविश्वास की कमी से और संकटग्रस्त होती जा रही है। वो दोहा था कि अब रही मुश्किल बड़े, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। और बाकी बाकी ढेर सारी कहावतें हैं। भई गति साम सुचिंदर केरी, उंगलियां धर निकले कोढ़ी, है ना, माया मिले न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो उत्तर प्रदेश का हाल है, और जो उत्तर प्रदेश का हाल, मैं इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश का हाल कह रहा हूं कि वही देश का भी हाल है। उत्तर प्रदेश ज्यादा बड़ा प्रदेश है और उसको प्रयोग भूमि बनाया, मथुरा काशी बाकी है। गुजरात में तो कुछ हुआ नहीं, वहां इंडस्ट्री लग गई, यहाँ मथुरा काशी बन रहा है अभी। एक साथी हमारे कह रहे हैं, फुकरा बॉय, कि बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ी बहुत बाबा जी की प्रशंसा कर दे, आप भी इस महंगाई में कम से कम 10 लाख तो मिलेंगे, जैसा मनोज भाई बता रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्या करें, हम तो बहुत तारीफ करना चाहते हैं, हमारा तो आलोचना करने का मेरा चरित्र ही नहीं है भाई फुकरा बॉय जी। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन अच्छाई बयान करने का, तारीफ करने का अवसर तो दीजिए। आज अगर कह दे नरेंद्र मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई प्राइवेट संस्थान नहीं होगा, सारे शिक्षा और स्वास्थ्य के सब जनहित में, आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार बेयर करेगी। हम दिन रात तारीफ करेंगे भाई फुकरा बॉय जी, जो ये करके दिखाए हम यशगान करेंगे उनका। और देखिए पूरी दुनिया, पूरा देश यशगान करेगा। विदेशों की तारीफ किस लिए होती है? इन्हीं दो बातों के लिए होती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो सरकार के हाथ है। हमारे यहाँ सरकार खुश होती है स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राइवेट लोगों को दे करके। मनोज भाई, जो उत्तर प्रदेश में हालात है कि आप जो है, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, आपने शिक्षा की बात तो बतला ही दी कि 5 चरण में परीक्षा ले रहे हो यार, और आपके मुख्यमंत्री जी इस बात से बड़ा खुश है कि 20% लड़कियों के लिए हमने नौकरी सुरक्षित कर दी उस कांस्टेबल वाले में। अब बताइए, जहां 50% नौकरियां सुरक्षित है बगल वाले प्रदेश में, 35% तो घोषित तौर पे है, 51% लड़कियों को नौकरी मिली, 50% महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण है, ये 20% पे खुश हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बाबा जो कर रहे हैं, और जो सतह पे जो है, सतह पे था तभी तो वो आया, 37 सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी,
33 सीटों में सिमट गई बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है अब भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि उनको जो है जवाब नहीं मिल रहा, क्यों हारे। मुझे लगता है कि वो जवाब ढूंढना भी नहीं चाहते हैं मनोज भाई। वो जवाब तो हम देखिए लोग रोज दे रहे हैं। इतनी जो एक दुर्घटनाएं हो रही हैं वो लगातार बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, आप जाति जनगणना, आप अभी भी मुसलमान, यादव, जो आपको वोट नहीं दे उसको टारगेट करते हैं, बुलडोजर भेज देते हैं, उससे पुलिस से दबाव डलवाते हैं। तमाम तरीके के अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। क्या आपको लग रहा है कि अब जो है जाति गणना की काट है? क्या वहां का आम जनमानस जाति गणना चाहता है या हिंदू मुसलमान चाहता है? एक तो पहले अभी जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर जो भाई साहब का कमेंट का आप उदाहरण दे रहे थे, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जो है, वो मैं बस कह दूं तो इस पर कि उन्होंने लिखा है कि यार अब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ। तो हम सही है। लोग उसके इनायत के, सरकार की उसकी इनायत के मेहरबानी के तलबगार तलबगार नहीं नहीं है। है। बिल्कुल और सही। उसका सितम जो होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो एक तो ये है, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और खुद सरकार जो है, जो कहते हैं ना कि वो उनको नहीं जवाब सूझा, नहीं तो स्वीकार कर सकते थे कि हाँ हमसे अयोध्या में हमने क्या समझने में गलतियां की, लोगों को उजाड़ा, और वहाँ के करप्शन हुए, जो विकास की योजनाएं थी वहाँ लोगों की जमीनें औने पौने दाम में ली, एक बड़ा लैंड स्कैम अयोध्या में हुआ, इसका जवाब वो कर सकते थे। लेकिन ये स्वीकारोक्ति करने का साहस नहीं है। या और दूसरा एक और बात है, आप थोड़ा मनोविज्ञान भी समझने की कोशिश करिए कि इन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया इस देश में, खुद मोदी को भी और बीजेपी सरकार को, जो भूतो न भविष्यति है, इसके बावजूद जनता ने आखिर क्यों हरा दिया, ये स्वीकार कर पाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो मनोविज्ञान है उनको, इसलिए वो कोई उत्तर नहीं दे पाए। हम अपनी ओर से कह रहे हैं कि ये उत्तर दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं सकते। वो उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं कि आखिर ये जनता ने, हमने तो राम मंदिर बनवा दिया, हमने कुंभ का इतना बड़ा हजारों करोड़ का आयोजन करके, तो वो सोचते हैं कि इससे जो हम एक लोगों को उनके मर्म को सहला रहे हैं, एक हिंदू मन को जो सहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे इतना बेदिल हो गया कि हमको चुनाव में इस तरह से बुरी तरह से हरा दिया। ये उनको अभी भी ये सूझ नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद जो सवाल हैं, जो राजनीतिक सवाल हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी और खासकर हिंदी प्रदेश में भी, जिसमें बीजेपी पिछड़ रही है। अब जैसे सामाजिक न्याय का सवाल जो आपने उठाया कि जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और आप देखिए कि कमोवेश आप सभी राजनीतिक दलों को देखिए, बीजेपी को छोड़ के, तो लगभग लगभग सब सहमत हैं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस खुल के इसके साथ है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और जदयू तो जो है वो उसने तो कराया ही बिहार में वो। तो आप इस पर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ये सामाजिक न्याय के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान भी इसको कहता है कि भाई जो लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको हर तरह की भागीदारी में उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि जाति जनगणना हुए बिना, अब तो, और ये जाति जनगणना छोड़ दीजिए, ये जनगणना जो होती थी 10 साल पर, उसको नहीं करा पाए। तो ये पहली ऐसी सरकार है जिसके पास इस समय कोई विश्वसनीय डेटा ही नहीं है। इतने पुराने डेटा पे काम चल रहा है, सरकार चल रही है। और जो जाति जनगणना से जो सबसे बड़ी चीज आएगी कि एक तो हमारी पहचान हो जाएगी कि जो सामाजिक और उससे पिछड़े हुए हैं शैक्षिक रूप से, इसके अलावा आर्थिक जो पिछड़ापन है लोगों का, वो सबके लिए, केवल उसमें ओबीसी और दलितों की तो गिनती होती ही है, लेकिन जो अन्य समुदाय हैं, जो और जाति के लोग हैं, उनको भी जो उनका आर्थिक पिछड़ापन है, उसके बारे में भी तो डेटा आएगा। तो फिर आप उसको योजनाओं में उसको बना सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, बिहार तो बड़ा उदाहरण के तौर पे है मनोज भाई। बिहार ने जो जी जी, जाति सर्वेक्षण कराया, आज भी मैं अपने एक मित्र को कह रहा था कि 77 साल देश को आजाद हुए हो गए, बिहार में अभी भी ग्रेजुएट जो है वो 7% नहीं हुए, 7 नहीं हुए, 6.11% ग्रेजुएट, 1 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, 14 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है 10th पास है।
तो चिंता का विषय है, ये विश्लेषण करने का विषय है कि इतना सब करने के बाद भी लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए देश के सामने। बिल्कुल नहीं, और देखिए, तो ये एक प्रश्न है कि और इस पर वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, दुविधा में ग्रस्त है कि क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की, जो एक समय उनके लिए 10 साल चल गई, वो अब चल नहीं पा रही। उसमें क्या किया उन्होंने कि उनके पास एक अपर कास्ट का समर्थन था। फिर उन्होंने जो सामाजिक न्याय में, खासकर ओबीसी तबकों में जो वो तबके जो छूट गए थे भागीदारी के सवाल पर, उनको अपने साथ ले लिया। वो गैर यादव और दलितों में गैर जाटों के नाम पर जो ले लिया। लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल तो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं ना, वो तो उससे आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब जाति जनगणना उसका सबसे बड़ा पहलू हो गया, और उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कि राजनीतिक दलों में एक जो प्रतिनिधित्व का सवाल था, वो तो कुछ कुछ हल होता चला गया कि भारतीय जनता पार्टी भी दलित वर्ग से, दलित जातियों से और ओबीसी तबकों को काफी अपने पार्टी में जगह दे रही है। कांग्रेस भी देने लगी, सबको ये लग गया कि देना ही पड़ेगा, इसके बिना चल नहीं सकता। लेकिन उस समुदाय के लोग केवल राजनीतिक दलों में प्रतिनिधित्व से तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो समाज के नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। लेकिन पूरे समुदाय का क्या होता है? अब निषाद समाज के मंत्री बन गए, लेकिन पूरे निषाद समाज को कोई फायदा तो होता नहीं हो रहा है, उनका तो प्रगति नहीं हो रही, कोई उत्थान नहीं हो रहा है। तो उन तबकों को लग रहा है कि अब ये जाति जनगणना अगर होती है तो हमारी सही सही संख्या पता चलेगी, हमारे लिए योजनाएं बन सकती हैं, हमारे आर्थिक पिछड़ेपन के लिए और सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए कोई नई नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो वो केवल इस सामाजिक न्याय के पहलू से भी और शासन की नीतियां बनाने के पहलू से भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है। इसी तरह से बेरोजगारी वाले सवाल पर भी आप कुछ ठीक है, सिपाही भर्ती हो रही है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा में ही 85,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से ज्यादा पद खाली हैं। डॉक्टरों के आप 8,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपके जो जो आपने वो सवाल उठाया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसका सबसे ज्यादा लोगों का वास्ता पड़ता है, वहां पर जो डॉक्टर नहीं है और टीचर नहीं है, तो उसके बिना कैसे पढ़ाई और दवाई होगी? तो आपको तो उस पर आपका फोकस नहीं है। आप केवल सुरक्षा वाले मालूम पर, सर्वोपरि हमारे लिए देश की सुरक्षा, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, ये ठीक है भाई। लेकिन आप लोगों के लोग जो जाति जिंदगी के सवाल हैं, नौकरी का, उनके रोजगार का, पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, इसका तो कोई ऐसा कारगर निदान तो निकाल नहीं पा रहे हैं कि जिनसे लोगों की इलाज हो पाए और उनकी पढ़ाई सस्ती हो। तो इस मूल सवाल पर कोई पॉलिसी लेने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए के बजाय आप चाहते हैं कि केवल विज्ञापन के बजट से हर चीज़ों को आप ढक दें। आप 300-400 करोड़ के विज्ञापन के बजट को 1,000 कर दे रहे हैं, और फिर ये 10-10 लाख की रेवड़ी अलग से बांट के सोच रहे हैं कि सारे यूट्यूबर्स और ये पैसे के चक्कर में हमारा गुणगान शुरू कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो हम इसी से हम फिर से एक बार स्थापित हो जाएंगे। तो वो तो होना नहीं है, क्योंकि अब ये दिखा है कि आप देखिए, ये पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो उनका गोद में तो जा ही चुका है। तो वो सारा माहौल बना के भी कुछ नहीं कर पाया। तो अगर आप इस इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को आप कुछ पैसे दे के आप अपने पक्ष में कर भी लें, तो वो भी आपको, वो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा आपके खिलाफ असंतोषी जन असंतोष बढ़ेगा ही। तो एक तो जो जरूरी सवाल है कि बीजेपी इतनी दुविधा की इस समय राजनीति में फंस गई है कि वो जो बड़े सवाल उस समय उभर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो चिंताएं हैं देश की, आज ही एक रिपोर्ट आई है जो कल पेश हुई है कि देश में जो छात्र आत्महत्या है वो महामारी की तरफ फैल गई है। किसानों से ज्यादा 4% आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। हाँ, ये इसमें और कल हम कार्यक्रम करेंगे, बहुत भयावह है ये। भयावह है। और वो रिपोर्ट कर रही है कि एक बड़ी महामारी है हमारे देश में आ रही है, आ चुकी है। और ये किसानों से भी ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपको इस पर आज सर्वाधिक चिंता होनी चाहिए थी पूरे देश को। और बिल्कुल सही बात। ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों का ही एक विश्लेषण करके लाया गया है। एनसीआरबी के तो डेटा आ ही बिल्कुल चुके थे बिल्कुल आत्महत्या बिल्कुल। के। तो आज ये सब सवालों पर ये दल जो है चिंता करने के बजाय कि बटेंगे तो कटेंगे, अरे यार उसमें सब लोग हैं। आपके सबसे ज्यादा लोग जो आप आत्महत्या स्टूडेंट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? तो क्या वो उसमें हिंदू नहीं है?
जो लोग स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे टीचर नहीं है, 85,000, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? तो ये जो वास्तविक सवाल है जिसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं और एड्रेस करने की क्षमता खो चुके हैं, तो ये असंतोष तो जनता में बना ही रहेगा। और बाकी जो बड़े सवाल जिसके तरफ जम्मू भाई ने कहा, जो कि जिस आर्थिक रास्ते पर चले हैं, अब वो फेल है, पूरी दुनिया में फेल हो रहा है। गहरा एक मंदी का दौर। आप देखिए कि कितनी जॉब कटौती हो रही है, रिलायंस से लेके और सारे जगहों पर इतने लोगों के नौकरियां गई हैं। फिर वो अब और अधिक काम लेने के लिए आप नए नए कानून बनाते जा रहे हैं कि 14 घंटा काम लेंगे। तो इन सवालों पर बहस मुबाहिसा करने के लिए इस पर आप अब सदन में कौन सा बिल ले आए? आप वक्त को पर आपकी ज्यादा चिंता थी कि वक्त की जमीनें पर क्या हो रहा है। आप इस पर सोचते कि हम आत्महत्याओं, किसानों की आत्महत्याएं, छात्रों की आत्महत्याओं को कैसे रोक सके। तो इस पर आप कोई कारगर बात करने के बजाय आप बिल्कुल ये सही। सब चिंता में आप वो कहें, तो ये जब सरकार की चिंताएं जब इसी तरह गैर वास्तविक होंगी, तो जनता तो अपने वास्तविक सवालों को लेकर थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वो तो सामने आएगी, और जब सामने आएगी तो वही नतीजा होगा जो लोकसभा में होगा।